आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपो। 21 मई 2022 को इसका विमोचन या लोकार्पण हुआ था प्रथम संस्करण का, और अभी 1 वर्ष इसका पूरा नहीं हुआ है। और उससे पूर्व ही पाठकों की जो आवश्यकताओं को देखते हुए दूसरा संस्करण निकालने के लिए पब्लिशर को मजबूर होना पड़ा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए देना चाहता हूँ। बड़े महानगर में हम लोगों की हैसियत तो बहुत छोटी है, हम लोग ये नहीं करा सकते थे, पर नवानी जी ने एनडीजी के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। मेरा अनुरोध है कि आप लोग चर्चा के इस सारस्वत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन है। यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, बहुत सारे वर्तमान में सर्विंग ऑफिसर्स हैं, हमारे परिवार के बहुत ही निकट संबंधी हैं, हमारे बहुत बहुत प्रिय दोस्त हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रबुद्ध जन सब एकत्रित हुए हैं लेखक से संवाद करने के लिए। तो अनिल रतूड़ी जी की ओर से और मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, सभी भाइयों बहनों का। और जो कठिनाई आपको यहाँ पहुँचने में हुई उसके लिए हम लोग आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एक व्यवस्था बन जाए और आप आसानी से आ जाएं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ कमी रह गई, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आपसे सॉरी बोलते हैं। और अब सभी लोग लगभग पहुंच गए हैं, तो हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि उत्तराखंड की परंपरा है कि शुभ काम प्रारंभ करने से पहले एक मांगल गीत होता है, तो मैं आपके समक्ष 1 मिनट का एक मांगल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे ईश्वर का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। शायद जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मांगल गीत से। देना हो या खुरी का गणेशा है, देना हो या मुरी का नरीना है, देना हो या खुरी का गणेशा है, देना हो या मुरी का नरीना है, देना हो या भूमि का भूमियाला है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या नखुरी का नागा है, देना हो या नौखंडी नरसिंहा है, देना हो या खुरी का गणेशा है, देना हो या मुझी का नरीना है, देना हो या मुझी का नरीना है। तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए और ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम इस पर पुस्तक पे चर्चा होगी, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर कंचन नेगी। ये मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों का ये बहुत अच्छे से संचालन करती हैं, इंटरव्यूज भी लेती हैं, दूरदर्शन पे इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। तो कंचन आज लेखक से कुछ प्रश्न पूछेंगी, आप अपना स्थान लीजिए। दूसरे डिस्कसेंट हम लोगों के हैं श्री गणेश कुकसाल गणी जी,
ये धात पत्रिका के संपादक भी हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। मैं गणेश कुकसाल जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना स्थान लें मंच पे। और अंत में मैं लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी से भी अनुरोध करूंगी कि मंच पे अपना स्थान लें। लेखक का परिचय कंचन आपको पूर्व में ही दे चुकी हैं। आप पूर्व डीजीपी भी हैं और ये जो पुस्तक है भंवर, इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने 21 जून 2022 को किया था और लोकार्पण के बाद से ही पुस्तक को पाठकों का बहुत प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने पुस्तक को पढ़ा और अपने कमेंट्स किए। और अभी 1 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है लोकार्पण का, लेकिन पाठकों की मांग को देखते हुए आज हम लोग इसका 2nd एडिशन का विमोचन भी यहाँ करेंगे। तो पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अब मैं कंचन से कहूँगी कि आगे का कार्यक्रम कंचन आप शुरू करिए। धन्यवाद। और जितने भी लोग खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि क्योंकि कुर्सी की संख्या लिमिटेड थी, लेकिन आप इस इंटरैक्टिव सेशन को एंजॉय बहुत करेंगे, तो अंत तक उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। और हम यही सर से पूछना चाहेंगे कि एक वर्दी धारक होने पर आपके भीतर साहित्यिक सृजन की प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई सर? हमारे देश के इस समय बहुत सारे यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जो सचिव, प्रेजेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ, और बहुत सारे पूर्व यहाँ भारत सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ IPS अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम और केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, देवियों और सज्जनों जो हमारे तमाम अपने पारिवारिक मित्र हैं, दोस्त हैं, कॉलेज के मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ आए हुए हैं और स्कूल के मेरे मित्र यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आपको पहले धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से कि आप यहाँ इस कठिनाई के बावजूद यहाँ पहुँचे और यहाँ थोड़ी सी इतनी व्यवस्था जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं है, मैं उसके लिए भी क्षमा आपसे मांगता हूँ। और उसके पश्चात मैं एक संक्षिप्त में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा अभी डॉक्टर कंचन ने ये सवाल पूछा कि आप कैसे एक पुलिस अधिकारी होते हुए आपको कैसे प्रेरणा मिली, तो मैं ये कहूँगा कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। सर्वप्रथम साहित्य का मैं छात्र रहा हूँ अपने कॉलेज के दिनों से, और एक वर्दी में आने के पश्चात आप लोग सब जानते हैं, यद्यपि हमारे संविधान में हम सबको ये स्वतंत्रता है जो अपनी अभिव्यक्ति की है, लेकिन जब हम वर्दी में आ जाते हैं तो कुछ ऐसे नियम और कानून हैं जिससे हमारी अभिव्यक्ति कुछ हद तक उस पर अंकुश लग जाता है। और एक जो हमारी मैं कहूँगा छात्र जीवन से ही मन में जो एक साहित्यिक प्रवृत्ति थी और कुछ उस समय इतना मैं कहूँगा चैतन्य नहीं था कि उसको मैं अभिव्यक्त करना चाहता था, लेकिन किस प्रकार से करूँ ये मेरे समझ में नहीं आता था। और लगातार 3.5 दशक सेवा में रहने के पश्चात जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो जो वो चाहत थी एक सृजनात्मक जो अंदर से कुछ बहुत दिनों से आवाज़ निकलने के लिए आ रही थी, वो किसी प्रकार से उसको मैंने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और ख़ास तौर से जो जब कोविड का काल आया और वो विशेष तौर से दूसरा कोविड का जो भीषण काल था, उस दौरान जब घर में सब बंद हो गए तो ये अवसर मुझे मिला, शायद उस दौरान प्रभु ने मुझे कुछ मदद करी और मैंने ये पुस्तक उस दौरान लिखी। एक पुलिस अधिकारी और आज एक उम्दा लेखक, हम सभी के बीच में हम सभी से बहुत गौरवान्वित हैं। सर, जनरल वेलकम सर। आप सभी को बताना चाहेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के जो पूर्व कुलपति व लेखक डॉक्टर सुधा रानी पांडे हैं, उन्होंने इस नॉवल के बारे में कहा कि आप आंगल साहित्य के विद्वान अध्येता द्वारा हिंदी में सृजन कर्म का संकल्प आपके निज भाषा स्वाभिमान की परिचायक है। तो इस संदर्भ हम ये सवाल पूछें कि कोई अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहता हो और वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, और ये उसी प्रकार की एक बात है। और मैं कहूँगा शुरू में कुछ ऐसी स्थिति थी कि लगभग 25 साल जीवन के इस प्रकार से बीते कि पहले कॉन्वेंट में पढ़े, फिर आयरिश ब्रदर्स के स्कूल में पढ़े, फिर एक ऐसी विडम्बना हुई कि अंग्रेजी साहित्य में आ गए, वो भी अंग्रेजी में ही रहे। तो 25 साल अपने देश की जो मैं कहूँगा एक
हमारी जो आत्मा है उससे कट ऑफ रहे। और उसके पश्चात धीरे धीरे कुछ प्रभु की कृपा हुई, तो जब अपनी वापस सोचा कि मैं हूँ कौन, तो जो पहली पुस्तक लिखने के मन में आई, तो यद्यपि हिंदी में मुझे कोई बहुत अधिक मेरी जानकारी नहीं है, कुछ सेवा के दौरान ही हिंदी थोड़ी बहुत हम लोगों ने सीखी थी, और एक जो साहित्यिक प्रवृत्ति थी उसको किसी तरह हिंदी में डालने का प्रयास किया। ये इसके पीछे मेरा। जो लेखक देवेश जोशी जी हैं, उन्होंने आपके उपन्यास को पढ़कर कहा है कि इसमें प्रेम के कई रंग दिखते हैं, जैसे आपने जीवन तथा व्यवस्था के भवन के बारे में बात की है, और दूसरी ओर उदात्त प्रेम। तो किस तरह से इस उपन्यास में आपने ये सब सूचित किया है? मेरे विचार से मानव बाकी सब जीवों से भिन्न है, और उसकी भिन्नता का कारण है उसकी सभ्यता। और सभ्यता एक संस्कृति है, वो प्रकृति से ऊपर उठ जाती है। जब प्रकृति से ऊपर उठ के संस्कृति एक आर्टिफिशियल चीज है, और वही मैन को ह्यूमन बनाती है, वही जो है मनुष्य को मानव बनाती है। तो जब मानव है, मानव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो हिंसा को ना अपनाए, और हिंसा से जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतनी उसकी सभ्यता बढ़ेगी। और उसमें सबसे बड़ा रास्ता है प्रेम का। तो इसमें आपने जो शीर्षक की बात करी, उसमें भंवर भी है और एक प्रेम कहानी भी है। तो प्रेम कहानी का एक मैं कहूँगा स्टीरियोटिपिकल अगर देखें तो वो मानव के हिसाब से जो सामान्य तौर पे देखते हैं वो मैन वुमन लव की बात है, ये उस तक सीमित नहीं है। ये जो मैं कहूँगा सबसे जो उदात्त प्रेम है, जिसका वृहद रूप में हम देखें, सबसे वृहद रूप जो है, तो उस प्रकार से इसको प्रयास करा गया। इस उदात्त प्रेम में अमूमन वरिष्ठ लेखकों का ये कहना है कि प्रेम को सबसे बेहतर ढंग से अगर परिभाषित किया जा सकता है तो 60 के बाद किया जा सकता है। जो किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, उसमें कोई संकटता हो सकती है, लेकिन 60 के बाद प्रेम को अभिव्यक्त करना बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसे व्याख्यायित किया जा सकता है। आप के इस उपन्यास में जब हम अभय की कहानी के 3 भाग देखते हैं, उसमें प्रेम से कई बार प्रेम से ऊपर प्रकृति उभर के आती है, तभी तो ये 3 भाग इसके पर्वत, धारा और मेघ देखते हैं। ऐसा क्या है प्रेम के साथ जो प्रकृति का ऐसा सामंजस्य आपने स्थापित किया, कैसे हो पाया? मेरे विचार से मानव में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो जब किसी के लिए कुछ अच्छा करता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस तब करता है जब वो किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, तब सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। और जब वो अच्छा महसूस करता है तो ये एक प्रेम की ही अनुभूति है, उसी का एक उदात्त रूप है। जो मानव के अंदर जो क्षमताएं हैं उसका एक चरम पर जब जाता है तभी वो इस प्रकार का बन सकता है। और जब उसके भीतर एक सुखद अनुभूति रहती है तो जो बाहर उसे दिखता है, जो प्रकृति में तो हमेशा रहता है मनुष्य, लेकिन हम आमतौर पर क्या होता है, यहाँ बहुत सारे अधिकारी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सुबह उठते हैं और रोज चले जाते हैं अपने काम पर। एक सामने फूल कोई है, एक सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, हमें पता नहीं कुछ, हम सौंदर्य को भूल जाते हैं, भूल कर जाते हैं, देखते ही नहीं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि अंदर द्वंद्व, जितना अंतर्द्वंद रहेगा उतना हम अपने आप, जितने हम अपने आप में सुखद नहीं होंगे तो बाहर की चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो जब उदात्त प्रेम की बात आएगी तो प्रकृति दिखाई देगी, उसमें समाहित होगी। और मुझे कुछ ऐसी पंक्तियाँ याद आती हैं, जैसे सैमुअल टेलर कोल्टन ने कहा था, ओ लेडी वी डॉट वी गिव व्हाट इन अस अलोन डथ नेचर गिव, आज इज अ वेडिंग गार्मेंट, आज इज अ श्राउड। हमें हार जो दिखता है वो कोई कफन भी हो सकता है या वो शादी के कपड़े भी हो सकते हैं, वो हमारी आंतरिक जो प्रवृत्ति है या उस समय जो हमारी मनोस्थिति है उस पर निर्भर करेगा। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हमारे विख्यात हिंदी कवि हैं, साहित्यकार हैं, पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी जी, उन्होंने आपके उपन्यास को पढ़ा और उन्होंने कहा इसके बारे में कि अनिल रतूड़ी का लेखन सहज है व सरल है, और वास्तव में सही भी है कि भाषा उपन्यास के नितांत सरल है, किंतु आप एक बौद्धिक चैलेंज देते हुए नजर आते हैं इस नॉवल के माध्यम से। आपकी समग्र नॉवल और वैष्णव जन की परिकल्पना को साकार करने में
पुस्तक में जो विभिन्न हमारे अंग्रेजी, यूरोपियन और भारतीय साहित्यकारों के बारे में भी उनको ये दर्शाता है, उनके दार्शनिक का भी सहारा लिया है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। जैसे हम आर.एल. स्टीवेंसन की बात करें या चार्ल्स डिकिंसन की बात करें या टी.एस. इलियट या शेक्सपियर की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके नॉवल के थ्रू हम सभी को नजर आते हैं। दांते की बात करें जो हमारे यूरोपियन साहित्यकार थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप कह रही हैं, मेरे विचार से जो भी पुस्तक, मैं अपना व्यक्तिगत मत दे रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी आप जो खासतौर से साहित्यिक रचना अगर जो आप करते हैं तो उसमें भाव यानी भावनाएं, मानव की जो भावनाएं हैं वो तो सार्वभौमिक होती हैं, उसमें कोई भाषा का कोई भेद नहीं है। और कहीं के आप चाहे इटालियन हैं या आप अफ्रीका के हैं या कहीं के मानव के अंदर जो भाव होंगे उनमें एक सार्वभौमिकता है। तो भाव और दूसरी चीज़ें जो भी आपके विचार हैं, जो सोच है, वो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। और उसको जो अभिव्यक्त करने का माध्यम ही तो पुस्तक है या जो शब्द हैं। तो जो शब्द हैं या जो भी रूपक हैं उनका जो मेरे विचार से माध्यम होना चाहिए वो इतना सरल और साधारण होना चाहिए कि आप भाव और जो सोच है उसको आप उस माध्यम से अभिव्यक्त करने में पार पहुंचा सकें। जहाँ भाषा वहाँ तक आपको जो अलंकरण जरूर करिए, उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग करिए, लेकिन उतना ही करिए कि भाषा अपने आप में एक बाधा न बन जाए। और भाषा अपने आप में एक माध्यम है, एक अंत नहीं है। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहा कि उसको सरल भाषा में अभिव्यक्त कराएं। सर, जो भारतीय दर्शन की यदि बात करें तो भारतीय दर्शन में जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह हिंदी साहित्य के जाने माने नाम है, हम सभी को पता है। सुमित्रानंदन पंत है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तमिल साहित्य के थिरुवल्लुवर हैं, गुजरात के नरसिंह मेहता जी हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उदार प्रेम और मानव विकसित सभ्यता जो है, तो उद्देश्य एक समग्र मानव का है और इसमें एक परिकल्पना समग्र मानव की है। और हमारे यहाँ वो इस प्रकार से हो सकती है कि हमारी अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारे मूल्य हैं, उनका एहसास, उनका समावेश, और जो आधुनिक पश्चिम है उसकी जो सारी प्रकृति, चाहे वो तकनीकी तौर की हो, चाहे वो और किस प्रकार की वैचारिक हो, उन सब का समावेश जब हो जाए, पश्चिमी और पूर्वी, तब एक समग्र मानव मेरे ख्याल से वर्तमान परिदृश्य में हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो एक दार्शनिक विचार, मैं कहूँगा मेरे विचार से नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा उसको जो वैष्णव जन ने एक जो विचार रखा था, तो समग्र मानव और वैष्णव जन, उसमें अगर जो हम देखें उसके दृष्टिकोण से इसमें पूर्व के जो हमारे भारत के लेखक हैं, उत्तर के, दक्षिण के, हमारी प्राचीन संस्कृति है, बृहदारण्यक उपनिषद से हमने इसमें कुछ को लिए हैं, और पश्चिम के जो टी.एस. इलियट से लेकर और दांते तक सभी का समावेश करके, चाहे वो एल्बर्ट कामू हो, उन सब का एक कहीं ना कहीं मेंशन इसमें आपको मिलेगा। अब वो बात दूसरी है, कहाँ तक लेखक सफल है ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पाठक ही बता पाएगा और पाठक ही उसका मूल्यांकन करेगा। मेरे विचार से जब एक बार पुस्तक लेखक के हाथ से निकल जाती है तो उसका अपना एक जीवन हो जाता है, और वो जब उसका जन सामान्य में उसका एक प्रकार से प्रसार हो जाता है, तो ये कहाँ तक सफल हुआ है ये पाठक ही बता पाएगा। अनिल सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो उपन्यास है, इसका जो नायक है अभय, वो एक IAS अधिकारी है, तो क्या चुनौती से वो वे भलाई नहीं करते? अब इसमें दृष्टिकोण की बात है, क्योंकि वो एक IAS अधिकारी है और एक व्यवस्था से वो एक प्रकार से जूझता है और व्यवस्था में संघर्ष करता है, पुरुषार्थ उसका उसमें है। और एक दृष्टिकोण से आप देखें तो वो त्यागपत्र दे देता है, तो चला जाता है, लेकिन फिर वो लेखक बन जाता है। तो एक दृष्टिकोण से ये बात है, कुछ कह सकते हैं इस बात को, ये विचार हो सकता है, लेकिन अधिकारी चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो, वो एक युग तक ही समाज की सेवा करता है और
वहीं तक उसके मार्गदर्शन यदि करने की बात हो तो कर सकता है, लेकिन लेखक जो यदि सच में उसके पास कुछ विचार हैं और सोच है तो वो युगों युगों तक रहता है। और हम कहते ही हैं कि अकबर जो थे और तुलसीदास हैं, तुलसीदास अभी भी हैं। मतलब मैं इसी के साथ लगता हुआ एक प्रश्न और है कि जो हमारे उपन्यास है इसमें महिलाओं को बड़े सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है, सिवाय एक महिला के, वो है शकुंतला। तो ऐसा क्यों? नहीं, इसमें कोई मतलब महिला के विरुद्ध कोई विचार नहीं है। ये तो महिलाओं की, जो आपने खुद ही कहा है कि उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण एक विषय अवश्य उसमें है। और मैं कहूँगा काल के हिसाब से, कालखंड में आप देखें उसे तो 30 वर्ष का लगभग उसमें काल है। और शुरू में आप जब देखते हैं तो मीनाक्षी शांति निकेतन में पढ़ी है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती है जो उसकी अपनी क्षमताएं थी। और लेकिन आप मीरा को देखें और महुआ को देखें, महुआ तो मेरे ख्याल से नारी सशक्तिकरण की मूर्ति है। शकुंतला में भी कोई सशक्तिकरण वाला विषय नहीं, वो एक नैतिक विषय हो सकता है। तो नैतिकता और अनैतिकता, उसमें कोई लिंग का भेद नहीं। तो शकुंतला का अनैतिक होना या खलनायक भी नहीं कहूँगा, अनैतिक कुछ उसका एक दृष्टांत अगर जो आता है तो वो कोई नारी सशक्तिकरण का विषय नहीं, वो मानव की नैतिकता का विषय है। रतुड़ी जी, अभय की बात आई, प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद फिर लेखक बन जाना, शायद ये पहला अवसर होगा कि जब एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की किताब के बहाने इतने सारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एक मंच पर हों। जो मेरा अपना ज्ञान है, मैं अपनी, ये मेरा मत है कि ऐसा मौका बहुत दुर्लभ मौका है व्यक्तिगत मेरे लिए भी कि इतनी सेवारत भी और सेवा मुक्त भी इतने अधिकारी एक साथ आए हों। इस बहाने हम कुछ ये भी खंगाल रहे हैं, हम मतलब आपकी किताब खंगाल दिया कि जिसकी शुरुआत केशव श्रीनिवासन से होती है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो केशव श्रीनिवासन साहब का मत वैविध्य है, जो मतांतर हो जाता है, उनके मत कई बार अलग अलग हो जाते हैं, ऐसी क्या स्थितियां हैं? मैं देखिए, इसमें अब यहाँ बहुत सारे भारत सरकार के सचिव के स्तर के लोग बैठे हैं, पूर्व सचिव के स्तर बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। इसमें देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं। और आपने इसमें देखा भी होगा, एक प्रयास किया गया है कि यदि आपने उसकी एक तो भीतरी कहानी है और एक बाहरी कहानी है। तो जो बाहरी कहानी है उसमें एक प्रकार से सूत्रधार भी उसमें केशव जो श्रीनिवासन है, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि वो एक प्रकार से अभय का सारथी है और नाम भी केशव है। आप अगर जो देखें गीता में केशव जो है वो अर्जुन का सारथी था। इसमें फर्क ये है कि अभय का नाम अर्जुन नहीं है, लेकिन वो भी उसका सारथी है। और आखिर में अगर जो आप देखें तो केशव ये कहते हैं कि 3 प्रकार के अधिकारी हैं, जो ऐसे हैं जो एक लचीले हैं, एक व्यवहारिक हैं, तो तीसरे कैसे हैं, है कि नहीं, जो ऐसे हैं कि जो समय के साथ बदल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसमें ये यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सभी इससे सहमत हैं, सबने इसको अनुभव किया है। और इसमें अधिकारी क्यों कहेंगे, ये अगर जो कहें तो समाज में आदमी मनुष्य भी इसी प्रकार के होते हैं, बस ये व्यवस्था की बात है। सर पूछना चाहेंगे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो कहानी का जो काल है उस संदर्भ में ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत सारे ऐसे बौद्धिक साहित्यिक लोगों ने इस प्रकार का विचार रखा है कि जो भी साहित्य है वो अपने समय का एक प्रकार से दर्पण होता है और इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब और मिनिमम तो वो है। तो उस हिसाब से अगर जो हम देखें तो इसमें 1971 में ये कहानी शुरू हुई और जब 2001 में उत्तराखंड बनने के 1 वर्ष लगभग बाद ये कहानी बंद होती है। 30 वर्ष की इसकी कहानी है। तो अगर जो कोई और चीज़ इसमें ना मिले, मैं कहूँगा इसका कोई बौद्धिक स्तर ना हो, कोई साहित्यिक स्तर ना हो, कोई भी इसमें और गुण ना हो, एक चीज़ तो अवश्य होगी कि जो कहानी है उस समय की जो 70
तो जिस प्रकार से सन 70 का दशक पहुंचता है और उससे पहले 25-30 साल भारत की जो एक प्रकार से जो सामाजिक मनोवृत्ति थी, मनोस्थिति थी, वो और फिर 30 वर्ष में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो अनुभव है और इर्द गिर्द जो देश के और अन्य देश हैं उनका जो उनमें जो घटनाक्रम हुए हैं और उन घटनाक्रमों का प्रभाव निश्चित तौर पर देश पर कुछ न कुछ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ता है। उनका जो प्रभाव है वो एक प्रकार से यद्यपि ये इसके सभी चरित्र जो हैं वो काल्पनिक हैं, पर यदि उनको हम मान लें कि वो एक विदिन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करने कुछ देर के लिए, तो वो प्रभाव उन पर पड़ा होगा। तो एक सोशो इकोनॉमिक कल्चरल मैं कहूँगा यहाँ तक कुछ हद तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी उसका ये एक दस्तावेज भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो आपका उपन्यास है भंवर एक प्रेम कहानी, ये हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है और आप पूछना चाहेंगे कि ये तो बहुत ही सुंदर आपका नॉवल है, तो आगे आप क्या लिखने जा रहे हैं? अब मेरा प्रयास तो है कि मैं लिखूं। अब इस समय मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं 2 ऐसे कुछ पुस्तकें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें एक में तो मैं काफ़ी मैंने अपनी शोध भी कर लिया है, लेकिन लगभग 1.5 साल में कुछ और मैं इस योग्य समझूंगा तो अवश्य प्रयास करूंगा। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा लेखक नहीं हूँ, ये केवल एक अपने आप को रिलीफ देने के लिए जो एक यदि मैं अंग्रेजी का प्रयोग करूँ कि दी थॉट्स एंड इमोशंस व्हिच आई वाज प्रेग्नेंट विद, आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर देम फॉर गेटिंग सम रिलीफ। तो वो एक मतलब प्रयास था इसमें। इस कहानी को जो आप पढ़ेंगे तो शुरू में ऐसा लग सकता है आपको कि ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं, कुछ ऐसे पात्र हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब अगर जो आप उसको परसिवियर करेंगे और थोड़ा सा आप उसको आखिरी शब्द तक पढ़ लेंगे तो कोई भी घटनाक्रम, कोई वाक्य, कोई शब्द और कोई चरित्र वो ऐसा नहीं होगा मेरे विचार से जो कि कहीं से सुपरफ्लुअस होगा। वो सब जुड़कर लास्ट में एक समग्र रूप से जो भी कुछ हम कहना चाहते हैं वो प्रयास होगा। रतुड़ी जी ने 2 बार दोहराया है कि मैं लेखक नहीं हूँ। इस किताब को जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको 2 लेखक एक साथ दिखेंगे, एक कहानीकार भी और एक कवि भी। पानी का अपना मिजाज होता है। पानी ताल में, नदी में जिस मिजाज के साथ चलता है, जब वह तल से तलछट तक पहुँचता है तो वो किस तरह नीचे जाता है। और कहते हैं कि पानी जीवन लेता है, वो जीवन से कैसा तादात्म्य लगता है और भंवर उसका साक्षी होता है। किसी ने लिखा है कि नाव थी तैरती रह गई, डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। जिंदगी डूबने के लिए चाहिए, वो पानी नीचे ले जाता है। और पानी की इस मिजाज पर हम बात करें तो किस तरह खींचता है, जिसको खींचा हुआ है उसके लिए कहा गया है कि इशारे कुछ और ही कर रहा था डूबने वाला, शायरी या आखिरी सलाम समझे। पानी का जो मिजाज आपने पकड़ा, आपने भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास लिखा और उसका जो काव्य है वो बहुत अद्भुत, बहुत अनूठा है। भंवर के नाम से मेरा आपसे हार्दिक और विनम्र आग्रह है कि आप इस कहानी की परिचर्चा के साथ उस कविता का पाठ जरूर करें। कविता का जो मुख्य विचार अगर जो मैं कहूँ, ये आज से लगभग 10-11 साल पहले प्रशिक्षण करने में विदेश गया था, तो वहाँ पुस्तक की मैंने ये कविता, सबसे पहले मैंने कविता लिखी, विचार था वो लिखी और फिर बाद में जो पात्र और जो इसकी घटनाक्रम है वो बाद में मैंने गढ़े। उसी विचार को किसी तरह से देने के लिए कविता का नाम भंवर है। मैं आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करता हूँ। भंवर। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की कि चींटियों की तरह ये सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। उसमें जाने को, जल्दी पहुंचने को
वह एक दूसरे को कुचल भी रहे थे। क्यों मनुष्य बुद्धिहीन होकर बेसुध चींटियों की तरह अपने आप को गुम कर रहे थे? क्या यही नियति थी? क्या यही जीवन की रीत है? लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। पानी उसे धकेल रहा था, वह लहर के विपरीत जोर लगा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा था। उसका मन कह रहा था, यदि तुम बह गए तो तुम भी भंवर में गुम हो जाओगे। क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो चींटी ही हो इस विशाल समुद्र में, सही तो है, सब चींटी ही तो हैं। फिर क्यों तुम इतना परिश्रम कर रहे हो? क्यों तुम अपनी चींटी जैसी नियति को ललकार रहे हो? लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। एकाएक पानी का रेला आया और उसे भी बहा ले गया। अब वह भी भंवर में घूम रहा था, अब वह भी भंवर में गुम हो रहा था। अगल बगल और लोग उसे थपेड़ रहे थे, चोट लग रही थी, कुछ समझ नहीं थी। दर्द हो रहा था, क्रोध आ रहा था, अपना अस्तित्व खोता हुआ दिख रहा था। क्रोध से और दर्द से उपजे स्वार्थ में वह भी अब दूसरों पर थपेड़े मारने लगा। भंवर अपने चक्र में निरंतर चलता ही जा रहा था और लोग आए, गुम हुए, पर भंवर चलता ही रहा। क्या ये भंवर हमें डुबाने के लिए ही चल रहा है? क्या इस भंवर से बचना जरूरी है? क्या ये संभव भी है? क्या मनुष्य या चींटी आए या ना आए, फिर भी ये भंवर चलता ही रहेगा? इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ देर ही सही, पानी की लहर के विपरीत खड़ा होने में ही अस्तित्व का एहसास है, अपनी भिन्नता का आभास है, चाहे यह कितना ही क्षणिक ही क्यों ना हो। कालचक्र की निरंतरता की तुलना में एक मानव जीवन काल क्षणिक ही है। मनुष्य इस क्षणिक जीवन काल को अपने आप को और दूसरों को चोट पहुंचाने में क्यों व्यर्थ करता है? स्पर्धा तो प्रकृति का नियम है, किंतु सभ्य जीव स्पर्धा में प्रेम भाव रखते हैं। मनुष्य में प्रेम की अपार संभावनाएं हैं। वह प्रेम के बीज को अंकुरित होने का अवसर तो दे, फिर तो सब आनंद ही आनंद है, फिर तो सब आनंद ही आनंद है। ये जानते हुए भी कि फिर तो सब भंवर ही भंवर है, फिर तो सब भंवर ही भंवर है। क्यों मनुष्य की चेतना उसे कचोटती रहती है? क्यों उसे अपनी भिन्नता, अपने अस्तित्व को बनाए रखने को मजबूर करती है? यह जानते हुए भी कि वह चींटी है, पानी का बुलबुला है, जानते हुए कि बुलबुला फट जाएगा, चींटी भंवर में डूब जाएगी, और फिर तो सब भंवर ही भंवर है, फिर तो सब भंवर ही भंवर है। क्यों मनुष्य की चेतना क्षणिक अस्तित्व या भिन्नता के एहसास की प्यासी है, यह जानते हुए कि भंवर में डूबकर तो अंत हो जाएगा चेतना का भी। यही नियति है। फिर एक क्षण के पीछे इतनी व्याकुलता है, यही नियति है। और वो भी ये जानते हुए कि फिर तो सब भंवर ही भंवर है, फिर तो सब भंवर ही भंवर है। चेतना ही मनुष्य की आपराधिक शक्ति की जननी का बीज है। उसमें ही हर प्रश्न की कुंजी है। चेतना में ही दर्द है, उसी में वरदान भी। चेतना में ही प्रेम की भी संभावनाएं हैं। चेतना से ही कल्पना भी जन्म लेती है और नया सृजन होता है। ऐसा सृजन जो मनुष्य के अंत होने पर भी जीवित रहता है। चेतना ही मनुष्य को अद्भुत बनाती है। उसी से प्रेम का सृजन उत्पन्न होता है। उसी से मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। चेतना है तो भंवर है। जब तक मानव और भंवर का संघर्ष रहेगा, तब तक प्रेम और सृजन भी जीवित रहेगा। यही मनुष्य की उपलब्धि है, यही उसकी भिन्नता है, यही उसकी पीड़ा,
और यही उसका आनंद। और फिर किसे पता भंवर भी रहे न रहे। धन्यवाद। लेखक महोदय ने हम सभी को बता दिया कि इस उपन्यास का सार क्या है। एंड नाउ वी आर ओपन फॉर द सेशन फॉर यू पीपल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आपके मन में यदि कोई कुछ प्रश्न है, मैं चाहूंगी कि आप लेखक से आप बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई नहीं, निश्चित रूप से प्रश्न आपके मन में है वो प्रश्न बाहर आने चाहिए। मेरा विनम्र आग्रह आपसे कि आप अपने मन के सवाल जरूर उद्घाटित करेंगे। आपके सामने प्रस्तुत हैं लेखक अनिल रतूड़ी साहब। कोई सवाल? धन्यवाद अनिल जी, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं उन प्रथम पाठकों में से हूँ जिन्होंने इस किताब को पढ़ा था। एक सवाल मेरा तब भी था और आज भी मेरा वही सवाल है कि इस लेखक में लेखक अभय और अनिल रतूड़ी में क्या सवाल था? पुनेटा साहब, सवाल बहुत वाजिब है। मैं ये कहूँगा कि शुरू में ही पुस्तक के, आप बैठ जाए आराम से, शुरू में ही पुस्तक के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर है कि इसका सारा जो है वो घटनाक्रम जो है वो काल्पनिक है। यहाँ तक बात अपनी है, लेकिन जहाँ तक मानव जो है वो मनुष्य अपने परिस्थितियों का दास है और जिस परिवेश से मनुष्य निकलता है उसी को देखता है और उसी से कुछ या तो वैसा ही अनुभूति करा हुआ है उसी से कुछ उसी में बारे में सीधा लिख देता है या उससे कुछ कल्पना बनाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, इसमें अब है मसूरी देहरादून में पैदा होता है, वहाँ पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने दिल्ली विश्वविद्यालय आता है और सिविल सेवा में वो प्रवेश करता है, किसी प्रकार की वो IAS बनता है, पुलिस ऑफिसर। यहाँ तक तो समान है। उसके पश्चात सारे घटनाक्रम सब उससे भिन्न है। तो ये उसका सीधा प्रश्न है। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि कुछ जो अनुभूति करी जाती है उसी को काल्पनिक रूप दिया जाता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का सहारा ले लूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे पुराने अंग्रेजी के स्टूडेंट्स, मेरे क्लास फेलोज भी बैठे हुए हैं जो हालांकि देशव्यापी उनके अपने अपने नाम वो कमा चुके हैं। तो उसमें दो किस्म के सृजन के बारे में एक बार जॉन कीट्स ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऑब्जर्वेशन थे कि दो प्रकार, एक स्पेक्ट्रम उन्होंने क्रिएटिविटी का बनाया जिसमें सृजन करने के बारे में उन्होंने विभिन्न लेखकों के बारे में अपनी विचार रखे। तो उन्होंने कहा एक तो एक्सट्रीम है जिसको उन्होंने कहा इगोटिस्टिकल सबलाइन, जो यानी अपने ही बारे में लिखता है। और उन्होंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसने कि ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड 12-14 किताबें सीधा अपने बारे में ही लिख दी। जब प्रेल्यूड है जैसे या टिंडर, कोई भी पोएम आप देखें उसकी या कोई भी लेखक हुआ है, अधिकांश उसका अपने बारे में। और उसने उसके दूसरा एक्सट्रीम पर जो बताया, जो वो था, उसको विलियम शेक्सपियर को बताया कि वो है जिसे उन्होंने कहा नेगेटिव कैपेबिलिटी। कि आप कोई भी पुस्तक शेक्सपियर की लिखी हुई उठा लें, उसकी कोई भी लाइन ले लें, तो आप ये कहेंगे दिस इज नोबडी एल्स बट शेक्सपियर। द स्टाइल इज सो इनइमिटेबल एंड येट फ्रॉम हिज बुक or his lines or his words you will not be able to say even a single iota about what Shakespeare was like. तो उसका एक अल्टीमेट जो क्राफ्ट्समैन है उसने अपने आप को इतना निगेट कर दिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसीलिए उसने कहा। और जो विभिन्न प्रकार के लेखक हैं वो कहीं उसके बीच में आते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उसमें कहीं नहीं बैठता, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो लेखन है इसमें जो आपने अनुभूति करी है वो और उसकी कुछ कल्पना वो आपकी इसमें लगी। नमस्कार, गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित सभी साहित्यिक श्रोता, मैं मानकर चलूँ जो यहाँ आए हैं उनकी साहित्य में दिलचस्पी होती। अनिल मेरे बारे में कह रहे थे, मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि अनिल ने जहाँ कॉलेज की पढ़ाई की थी उस कॉलेज में 4 दशक पढ़ाने के बाद मैं हाल में सेवानिवृत्त हुई हूँ। और राधा जी का फ़ोन जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और इस पुस्तक को मैंने पिछले 2 दिन में तो छापा झापी में पहले नहीं पढ़ पाई थी, 2 दिन में पूरा पढ़ा और जिन चीज़ों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ
वो ये है कि इसका क्राफ्ट बहुत गजब का है। मतलब इसमें रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्त है, कविता है, कहानी है और ड्रामा का एक एलिमेंट है जो शुरू से दिखाई देता है, जो जहाँ पर केशव आए हैं और वो बात कर रहे हैं और उसके बाद। और दूसरी बात ये है कि इन सारी चीज़ों को लेखक ने खुद, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी बने बहुत बढ़िया लेखक बने, क्योंकि इन सारी विधाओं को एक ऐसी कहानी में ढालना, ऐसे विन्यस्त करना कि आप किताब को छोड़ ना पाए। पठनीयता सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी किताब की। अगर आप 4 पेज पढ़कर किताब रखते हैं तो क्या फायदा। तो और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने उसमें समय और स्थान, टाइम और प्लेस का बहुत ही गजब का प्रयोग किया है। उसमें मैं बहुत जो कह रहे थे ये कि जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी तो बात है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की घटना और तमाम तरह की क्षेत्रीय सच्चाइयों की भी बात की गई है जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही है नायक की। लेकिन उसके साथ साथ जो समय और स्थान की जो बात मुझे आकर्षित किया जिसमें वो ये कि जो नाना का चरित्र है, जो नाना इनकी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो समय और स्थान जब बदलता है, स्थान जब समय थोड़ा बीत जाता है तो वो एक इस मनस्थिति में आते हैं कि वो उसको स्वीकृति देते हैं। तो समय के साथ मनुष्य का बदलना, मेरा कहने का मतलब ये है कि कविता को बड़ी खूबसूरती से लाए हैं इसमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस किताब में वो ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको बहुत अच्छी तरीके से कथा में विन्यस्त किया गया है। नायक का नाना से संबंध, नायक का पिता से संबंध, नायक का माँ से संबंध और आगे चल करके अपनी प्रेमिका और पत्नी से संबंध, इन सारे संबंधों के बीच में भारतीयता बहुत खूबसूरती से व्यक्त होती है। मैं अगर आज की भाषा में कहूँ तो पूरी आलू आया है लेकिन पिज्जा बर्गर नहीं आया है वहाँ पर, और बड़े स्वाभाविक रूप से आया है। मतलब कहीं लगता नहीं है कि हम मिस कर रहे हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि ये फिलॉसफी है, जीवन की फिलॉसफी, उसको तो उन्होंने दर्शन को खुद उस कविता पाठ से बता ही दिया है उन्होंने। और जो सबसे आखिर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि अफसरशाही को औपनिवेशिक ढांचे से निकाल करके उसको भारत की धरती पर स्थापित किया है। जो नायक है वो गांव गया है, अपने नाना के गांव जाता है, अपने मामा के साथ जाकर के वहाँ पर गांव के जीवन को देखता है, और उस सबसे उसकी मानसिकता जो बनी है, उस मानसिकता ने उसको अभय नौटियाल जो बनाया है, वो अभय लोगों की पीड़ा को समझता है। वो एक वहाँ पर किसी तरह की बनावट नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, वो बिल्कुल दिल की बात है और दिल से वो जुड़ता है। और निश्चित रूप से ये प्रेम जो है वो जीवन से भी प्रेम है, लोगों से प्रेम है, जनता से प्रेम है, देश से प्रेम है और व्यक्तिगत तो प्रेम है। संबंधों की संवेदनशीलता बड़ी महत्वपूर्ण है इस किताब में। जो नायक है वो अपने सभी संबंधों के प्रति बहुत संवेदनशील है। जैसे इतना बड़ा अधिकारी होकर के हमेशा स्टेशन पर जाता है अपनी पत्नी या माँ को लेने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो ये व्यक्त करती हैं कि लेखक ने बहुत संवेदनशीलता से इस किताब को लिखा है, और मैं आपकी सफलता की कामना करती हूँ।